तो 12th के लिए वन शॉट वीडियो स्टार्ट हो गया चैप्टर कैपेसिटर से। बहुत कम देर में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे एक बार, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर, और हम हैं आपके अपने डी के धर्मात्मा। तो कैपेसिटर पढ़े मेरे साथ इन वन शॉट। कैपेसिटर या कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? तो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए हो गया फैन में, पंखा में, सीलिंग फैन में भी, हर जगह सीलिंग फैन में भी है ना, पंखा घूम रहा है उसमें भी होता है सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर के शेप में एक कंडेंसर। इसी तरह से कई मोटर्स में कंडेंसर होता है। और क्या होता है देखो, जब पंखा का स्विच ऑफ है और पंखा खुला हुआ है और उसमें से वो जो सिलिंड्रिकल शेप का कंडेंसर निकालते हो, तो उसके दोनों वायर को टच में लाते हो, तो वायर को टच में लाते हो तो स्पार्क करता है ना। हाँ सर, स्पार्क तो करता है। तो स्पार्क क्यों किया भाई साहब? स्पार्क इसलिए किया, जबकि देखो अभी करंट नहीं दौड़ रहा है, स्विच ऑफ है, फिर भी वो स्पार्क किया दोनों वायर को सटाने पर। क्यों आई? क्योंकि उसने एनर्जी स्टोर किया था। जब करंट फ्लो हो रहा था, जब स्विच ऑन था, तो उस कंडेंसर में एनर्जी स्टोर था, और जैसे ही तुमने उस दोनों वायर को कांटेक्ट में लाया कि एनर्जी रिलीज हुआ स्पार्क के फॉर्म में। इट मीन्स कि कंडेंसर या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कंडेंसर या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, द डिवाइस which stores the electric energy is known as condenser और कैपेसिटर। ठीक है, कंडेंसर पुराने जमाने में बोलते थे स्टोर करने वाले चीजों को। पता है आपको कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बदले में कांस्टेंट आता है सी, तो आ गया क्यू इक्वल सी वी। याद रखना, यहाँ से क्यू इक्वल्स सी वी, और यहीं से आएगा अपना कैपेसिटेंस सी इक्वल्स क्यू बाई वी से। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन याद रखना, ठीक ना। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड होता है, फैराडे साहब के नाम पर फैराड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम्ब पर वोल्ट, फैराड या कूलम्ब पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडेंसर का, किसी भी कैपेसिटेंस का। देखो कैसे, जैसे आइसोलेटेड स्फीयर की बात करते हैं, कैपेसिटेंस फॉर आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड स्फीयर की जहां तक बात है, सिंगल स्फीयर, चार्ज है, इस पर चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्यू, इसका रेडियस कितना है तो आर। पोटेंशियल का फार्मूला बोलो बोलो बोलो, पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर। देयरफॉर कैपेसिटेंस इक्वल्स क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी की जगह पर अगर ये डाल दें, क्यू बाई 4πε0 आर। देखो क्यू से क्यू कैंसिल, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आ गया 4πε0 आर। कहाँ से आया? यहाँ से, सी इक्वल्स क्यू बाई वी। एकदम ये रट्टा मार लो, याद रख लो, यहीं से किसी भी डिवाइस का निकालोगे, वी फाइंड करो, यहाँ पुट करो और कैपेसिटेंस निकल गया। तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 4πε0 आर। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 4πε0 की वैल्यू ले लेंगे 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट कर सकते हो, पहुंच करके मिटा दें तो आगे बढ़ेंगे। फिर मिटाएं बोलो बोलो, ठीक ठीक ठीक, बस यही है मूल मंत्र, सी इक्वल्स क्यू बाई वी। और भी डिवाइसेज का हम लोग अभी फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस, जो कि डेरिवेशन वगैरह भी पूछा जाता है, डेरिवेशन वगैरह भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी। ठीक है, देखो आइसोलेटेड स्फीयर का देख लिया ना, अब कंसेंट्रिक स्फीयर का देखो। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स और कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये है कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक स्फीयर में दोनों का सेंटर कॉमन हो, सेम हो सेंटर, इंटरनल रेडियस r1, एक्सटर्नल रेडियस r2, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस माइनस। ठीक, क्या करना है अपने को, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो सी इक्वल्स क्यू बाई वी चाहिए। ठीक, तो वी निकालने के लिए, वी फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों के बीच ये प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ले लो टोटल। तो V1 इक्वल्स क्या लिखोगे, टोटल लिख लो ना, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2। चलो इसके लिए लेते हैं पहले, एक के लिए, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है। तो 1/4πε0 क्यू बाई r1 माइनस 1/4πε0 क्यू बाई r2, क्यू बाई 4πε0 कॉमन ले लो, ये तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो ले लो कॉमन, तो आ जाएगा क्या, v इक्वल्स क्यू बाई 4πε0 कॉमन ले लिया, तो 1/r1 माइनस 1/r2। देयरफॉर क्यू बाई 4πε0 और यहाँ r1 r2 एलसीएम r2 माइनस r1। बस कैपेसिटेंस चाहिए तो सी इक्वल टू क्या चाहिए, क्यू बाई वी चाहिए। आ तो गया क्यू बाई वी ले लो, क्यू बाई 4πε0 r2 माइनस r1 बाई में r1 r2 बाई ऊपर ले जाए
ऊपर ले जाएं, R1 R2 क्यू से क्यू कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर और आ गया आपका अपना R1 R2 बाय R2 माइनस R1, दैट्स इट। ये आ गया कंसेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर का देख लिया कैपेसिटेंस और कंसेंट्रिक स्फीयर का देख लिया कैपेसिटेंस। इसी पर तो बस क्या चाहिए, C इक्वल्स क्यू बाई वी। इसी पर और भी कुछ डिवाइस का निकाल कर हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिटा दें, बोलो, ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में नोट कर लिया, मिटा दें। ये सारा डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सारा डेरिवेशन हम लोग फास्ट एकदम देख लेंगे, एक ही फॉर्मूला पर है, C इक्वल्स क्यू बाई वी। चलिए अब देख लेते हैं, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ये तो स्फेरिकल कंडेंसर की बात हो गई, स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट होगा ना, एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरी प्लेट पर निगेटिव, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू ED से। अरे पता तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। याद रखो, याद रखो इसको, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और दोनों के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन D हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स V बाई D। बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, न्यूमेरिकल्स में भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद रखो इसको, E इक्वल्स V बाई D। बस बस यहीं से तो आ गया V इक्वल्स ED। अरे V फाइंड करना था हम लोगों को, C इज इक्वल टू क्यू बाई V चाहिए, आ गया कैपेसिटेंस। डेरिवेशन आसान है एकदम, सिंपल डेरिवेशन। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट क्या होता है, फील्ड ड्यू टू प्लेट, फील्ड ड्यू टू प्लेट बोलो, तो फील्ड ड्यू टू प्लेट होता है सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज बाई एरिया। तो सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E इंटू डी, तो हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देयरफॉर आ गया बस, कैपेसिटेंस इक्वल्स क्यू बाई वी। क्यू को क्या सिग्मा इंटू ए नहीं लिख सकते, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू को सिग्मा इंटू ए भी तो लिख सकते हो। तो ये सिग्मा इंटू ए बाई वी कितना निकला था, इतना निकला था वी, तो रख दो क्यू इंटू डी बाय क्यू इंटू डी बाई ए इप्सिलॉन, क्यू ही रहने दो, हटाओ। अब ऊपर चला गया क्या चीज़, इप्सिलॉन नॉट ए, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वल्स ई इंटू डी, ई क्यू बाई सिग्मा क्यू बाई ए इक्वल्स ई इंटू डी ना। तो E इक्वल्स कितना आया अभी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख सकते हो, तो आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब C इक्वल्स क्यू बाई वी, तो V के जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं ना, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। सो सिंपल डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए ध्यान देना है। तो चलो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी इंसर्ट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस। मिटा दे इसको, बोलो क्लियर था है ना, इक्वल्स सब कुछ V, C इक्वल्स क्यू बाई वी, मिटा दे, आ गया एक रिलेशन। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए, अगर इस फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस तो डिपेंड कर रहा है प्लेट के एरिया पर और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, फॉर्मूला तो जरूर होता है C इक्वल्स क्यू बाई वी, बहुत खास बात, यूनिक। लेकिन कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, है ना मजेदार बात। ओ ये कैसे हो गया सर, कैपेसिटेंस C इक्वल्स क्यू बाई वी, अब क्लियर दिख रहा है कि C Q V दोनों है फॉर्मूला में, क्यू बाई वी, फिर भी ना Q पर डिपेंड कर रहा है ना V पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्यों, C इक्वल्स क्यू बाई वी, फिर भी C ना तो Q पर डिपेंड कर रहा है ना V पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो V को जितना Q को जितना इंक्रीज करोगे V उतना ही इंक्रीज करेगा। सपोज करो चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी तो डबल हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो वही रह गया ना, सेम रह गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज या पोटेंशियल को चेंज करो, तो कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज। इसीलिए कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चार्ज एंड पोटेंशियल, ये बहुत खास बात है, ठीक, चलो मिटाते हैं। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप, साइज पर, डायमेंशन पर, देख रहे हो ना, एरिया पर, दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पर, इस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है।
कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलिए अब अगर इसमें डाल दिया ना कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो एप्सिलॉन आर है या के है, दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया जिसका थिकनेस टी है, इसका थिकनेस टी है, इधर एयर है, इधर बीच में ये टी थिकनेस का और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाल दिया कोई सब्सटेंस, तो यही कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हुआ करता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ठीक, अगर फुल्ली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, दोनों प्लेट के बीच में पूरी तरह से भर दिया, D इक्वल्स टी हो गया, देख लो दोनों प्लेट के बीच में पूरा सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक, तो D इक्वल्स टी जब ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल्स इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर चला जाएगा ऊपर, इप्सिलॉन आर ए बाई टी लिखो या डी लिखो, बात एक ही है क्योंकि डी इज इक्वल टू टी ना। अच्छा, तो एक बात यहाँ से देखने का मौका मिला है कि कैपेसिटेंस किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ यानी मीडियम में इप्सिलॉन आर इंटू लिख सकते हो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हम ये देखते हैं कि ये तो जब एयर था दोनों प्लेट के बीच में तब था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो इप्सिलॉन आर इंटू सी ए ना, यानी कि जब भी दोनों प्लेट के बीच में कोई सब्सटेंस डालते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाता है, कितना गुना बढ़ जाता है, इप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो अगर दो प्लेट के बीच में कोई ऐसा मीडियम डाला, कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था मान लो 3, ठीक, दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया, भर दिया पूरा, और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी 3। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी उसका कैपेसिटेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5, इप्सिलॉन आर की वैल्यू है 5, इट मीन्स कि कैपेसिटी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया तो बताइए उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधा सा जवाब आएगा कि अगर दो प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मिटा दें। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा सा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग वगैरह, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। देखो तो देखा ना, सारा किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस कहाँ से आ जाता है, C इक्वल्स क्यू बाई वी से पोटेंशियल निकालो, यहाँ डालो और कैपेसिटेंस आ गया। अब देखो जहाँ तक ग्रुपिंग की बात है, सीरीज ग्रुपिंग, तो सीरीज ग्रुपिंग की आइडेंटिटी क्या है, सीरीज ग्रुपिंग का पहचान क्या है। तो सीरीज ग्रुपिंग में पहली बात यह है कि इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, जैसे कि हमारा कोई ब्रांच नहीं है, उसी तरह सीरीज ग्रुपिंग में कोई ब्रांच नहीं होता है। ब्रांच नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहेगा और बटेगा क्या, क्या चीज बट जाएगा, जब चार्ज सेम है तो पोटेंशियल ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे दो कैपेसिटर ऐसे है, एक का कैपेसिटेंस C1, एक का C2, एक का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का V1, यहाँ भी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो पोटेंशियल बट गया ना, V1 V2 हो गया, तो V इक्वल्स V1 प्लस V2। अच्छा, V इक्वल्स लिखोगे Q बाई C, V1 को Q बाई C1, V2 को Q बाई C2, Q कॉमन ले लिया तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर मान लो कि दो कैपेसिटर 6 फैराड और ये 3 फैराड है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लिया, 6 फैराड माइक्रो फैराड में होता है, नैनो फैराड में होता है, चलो ना 6 फैराड 3 फैराड ले लिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, इस फार्मूला को ना तुम ऐसे याद रख सकते हो, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम मतलब C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता, तो अगर 6 फैराड 3 फैराड सीरीज में है तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट बाय सम 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, 6 3 18 बाय 9 यानी कि 2 फैराड, तो सीरीज में ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, और डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगा। चलिए पैरेलल ग्रुपिंग देख लें, पैरेलल ग्रुपिंग में कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कितना देर में होता है पूरा चैप्टर। सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़ना है सर, अभी कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। पैरेलल ग्रुपिंग,
अरे रिवाइज हो रहा है भाई साहब, हर चैप्टर रिवाइज करवा देंगे हम, हर चैप्टर, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल में ब्रांच होता है, ब्रांच होगा ऐसे, और जब भी ब्रांच होगा तो क्या होगा, चार्ज अगर इधर से जाएगा तो चार्ज बट जाएगा ना, इधर मान लो Q1 चार्ज गया, इधर Q2 चार्ज गया, दोनों मिलके इधर Q आ गया, तो चार्ज बट गया, लेकिन पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। कैसे देखो, कैसे देख लो क्यों सेम हो गया सर, पोटेंशियल चार्ज तो समझ में आया कि बट गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, पोटेंशियल इसलिए सेम हो गया कि देखो 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 देखो, अभी मान लो एक बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी ने सप्लाई दिया V वोल्टेज, तो इधर ले लो V, इधर 0, तो इधर से तो कोई कैपेसिटर है नहीं बीच में, तो ये भी V हो गया, यहाँ से आ जाओ तो ये भी V हो गया, बीच में कोई कैपेसिटर है नहीं ना खाने वाला, वोल्टेज कौन खाएगा, तो V था तो यहाँ भी तो V ही होगा, कोई कैपेसिटर नहीं बीच में, यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है बीच में, तो ये भी V हो जाएगा, इधर से ये 0 है, यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, देख लो पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0 V, यहाँ भी देख लो V माइनस 0 V, हुआ ना सेम पोटेंशियल, हो गया ना सेम पोटेंशियल। आई बात समझ में कि पैरेलल ग्रुपिंग में इसीलिए पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, तो चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल CV, ये हो जाएगा C1V, ये हो जाएगा C2V, V कॉमन लेकर हटा देते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सिंपल अल्जेब्रिक सम, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। बोलो क्लियर है, मिटा दें। अब जैसे ही दो कंडेंसर को तुम कनेक्ट करोगे, जैसे ही दो कंडेंसर को, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो क्या होने वाला है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तब दोनों के बीच का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो देखना हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल, सपोज करो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, तो कॉमन पोटेंशियल देखो क्या होगा, इधर ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें मान लो कम है, मान लो इसमें कम है पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी तो फ्लो करेगा ना, एनर्जी एक में ज़्यादा एनर्जी, एक में कम एनर्जी, एनर्जी फ्लो करेगा एक में से दूसरे में, और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों में इक्वल ना हो जाए, और जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया तो पोटेंशियल भी इक्वल हो गया ना दोनों का, तो एज सून एज टू कंडेंसर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन पोटेंशियल बिकम्स कॉमन, पोटेंशियल बिकम्स सेम। और क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल ग्रुपिंग का, कि पोटेंशियल सेम रहता है, इट मीन्स कि दो कंडेंसर को जैसे ही कनेक्ट किया ना किसी वायर से, तो दोनों का ग्रुपिंग कैसा हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग, और पैरेलल ग्रुपिंग जब ही होगा, पैरेलल ग्रुपिंग जब ही होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, लीजिए भैया कॉमन पोटेंशियल अब निकाल लीजिए, V इक्वल्स Q बाय C, टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, C हो गया C1 प्लस C2, ठीक, तो V इज इक्वल टू कितना है, तो Q1 को लिख सकते हैं C1V1, Q2 को लिख सकते हैं C2V2, नीचे टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। ईच दोनों पर देखो, पहले इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, अभी as soon as both the condensers are connected by a conductor, then potential becomes C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2, दोनों पर बराबर बराबर आ गया एकदम, एनर्जी फ्लो किया ना एक तरफ से दूसरे तरफ और इक्वल हो गया पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखो, ये एनर्जी जो फ्लो करता है ना, तो उस चक्कर में ये वायर गेट्स हीटेड, ये तार गर्म हो जाता है भाई साहब, वायर गेट्स हीटेड, तो हीट के फॉर्म में तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी देख लो, जैसे ही दो कंडेंसर को वायर से कनेक्ट करोगे ना, तो वायर गेट्स हीटेड, तार गर्म हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है तार, और हीट किस फॉर्म में, वही तो एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। दो कंडेंसर को वायर से कनेक्ट किया, एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, एक का पोटेंशियल V1, एक का V2, जैसे ही कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ से अगर हम लोगों को लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी कि पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तब तो लॉस हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, अरे चेंज इन एनर्जी निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, लॉस हो रहा है मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया,
इनिशियल माइनस फाइनल। अभी इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे का भी हाफ C2V2 स्क्वायर और माइनस, अब कॉमन हो गया C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक, बस यहाँ से तो आ गया ना लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल किया, आ गया लॉस ऑफ एनर्जी। और अल्टीमेट इसका जब हम लोग यहाँ V की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला कॉमन पोटेंशियल, तब ये रिजल्ट आने वाला है क्या, C1C2/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो लॉस ऑफ एनर्जी का। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, तो वही वायर जो गर्म हो गया, यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में, लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। बोलो क्लियर, यहाँ से एकदम क्लियर। ठीक है, चलिए मिटाते हैं और चैप्टर समाप्त होने वाला है अब बहुत 1 से 2 मिनट के अंदर। एनर्जी स्टोर जरा देख लें कैपेसिटर के भीतर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कंडेंसर या कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू dV ले लो, इंटीग्रेट कर दो, Q इक्वल CV, C को बाहर कर लो, V अंदर रहेगा, तो हो जाएगा कितना C, अब V का इंटीग्रेशन V स्क्वायर बाई 2, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया हाफ CV स्क्वायर, है ना। किसी कंडेंसर में एनर्जी इतना स्टोर होता है। अच्छा देखो, Q इक्वल CV लिखते हो तो यहाँ से तो लिख सकते हो ना, V इक्वल्स Q बाई C, यहाँ रख दो, V की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा हाफ C, और V की वैल्यू Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, तो हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट्स इट। ठीक है, अब एक टॉपिक थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम लोग, पोलराइजेशन के बारे में। इसको मिटा दे, बोलो डेरिवेशन क्लियर है, एकदम सिंपल है, आसान है, मिटा देते हैं। ठीक है, देखो पोलराइजेशन, कैपेसिटर का प्लेट पोलराइज होता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो अंदर में डालते हैं वो पोलराइज होता है। पोलराइजेशन पोलराइजेशन। अच्छा, वेंडी ग्राफ जनरेटर तो कटा हुआ है, सिलेबस से पता है तुमको, ठीक है, वो नहीं देखना। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जैसे दो प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया, तो इसके एक प्लेट पर प्लस प्लस, इसके एक प्लेट पर माइनस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की ओर, मान लो E नॉट। अब ये जो पॉजिटिव है इसका, ये पॉजिटिव इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसका निगेटिव डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देख लो, तो अंदर में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया ना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इसको EP लिख दो, P फॉर पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के भीतर चार्ज पोलराइज हो रहा है, मतलब एकदम कंसंट्रेट हो रहा है, निगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड, दिस फिनोमेनन इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज, क्या हुआ पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन, द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेज in a dielectric substance, in a dielectric substance due to the external field, due to the external field is called polarization, polarization। ठीक है, अब पोलराइजेशन का नतीजा देख लो, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, दिख सकता है तुमको, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट इधर है, EP इधर है, तो E नॉट माइनस EP, तो पोलराइजेशन के कारण क्या हुआ, नेट फील्ड डिक्रीजेस, नेट फील्ड डिक्रीजेस। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ना, है कि नहीं, बोलो। तो इसीलिए अगर दो प्लेट के बीच, जैसे दो प्लेट के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो कैसा लगा वन शॉट, पूरा कैपेसिटर हमने खत्म कर दिया है, डेरिवेशन फार्मूला सब कुछ रिपीट करके देखते रहो, है ना, चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। और इसी तरह 1-2 दिन के इंटरवल पर वन शॉट में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट करूंगा मैं, एक शॉट में। ठीक है, तब तक के लिए वॉच द वीडियो, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब।